हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हम ध्वनि का आज चौथा लेक्चर लेके आ गए हैं। अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, तब इसको देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक ना। हम बार बार बोलते हैं, देखिए शॉर्टकट तरीका नहीं होता आगे बढ़ने का। अगर आप शॉर्टकट तरीका से बहुत आगे बढ़ भी जाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, आप नीचे आने में समय नहीं लगेगा। जैसे आप मान लीजिए इस लेक्चर को किसी तरह समझ भी गए तो किसी को बता नहीं पाएंगे जब तक आपके पास बेसिक नहीं रहेगा। तो ठीक ना। अब देखिए बहुत परेशान भी नहीं होगा। अगर आपके पास समय कम है, सिलेबस कवर करना है, तो भी लेक्चर को पूरा देखिए, बस ज़्यादा पढ़िए, समय ज़्यादा दीजिए पढ़ने के लिए, सब कवर हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि बस एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें हो जाए तो नहीं हो पाएगा। ठीक ना। तो आपने पहले पूर्व पिछले का लेक्चर देखना है, फिर ये देखना है, तब समझ में आएगा। ठीक ना। तो आज हम लोग ध्वनि के वेग के बारे में बात करेंगे। ध्वनि चलती कैसे। अच्छा, पहले चीज तो देखिए, ध्वनि जो होती है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है, बार बार बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ये एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये सब यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अनुदैर्ध्य तरंग उसे कहते हैं जिसमें तरंग के चलने की दिशा में अगर कण के कंपन हो रहे हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, इसलिए ध्वनि होती है। ये कण के कंपन के आधार पर अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, माध्यम के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इसे आंतरिक तरंग बोलते हैं। याद रहेगा। ठीक ना। हाँ। अच्छा, वेग देखिए, किसी भी वस्तु का, जैसे कोई वस्तु है उसका वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। अगर नहीं पढ़े हैं वेग का तो वो लेक्चर हम इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक ना। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये ध्वनि के वेग बराबर, मान लो ध्वनि के वेग को हम v से दिखा रहे हैं, स्मॉल v, तो वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। लेकिन दूरी क्या होगी, वेग क्या होगा, समझाते हैं, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए ये ध्वनि का वेग है, ये ध्वनि का वेग है। ठीक है। मान लीजिए ये ध्वनि का कोई वेग है, तो इसमें दूरी क्या होगी, समय क्या होगा, कैसे निकाले। अच्छा, ये ध्वनि का वेग ऐसे नहीं होता है, बता चुके हैं। ध्वनि का वेग ऐसे होता है। तो हम पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि ध्वनि अब ऐसे बार बार कौन बनाया जाएगा, कण का कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे कौन बनाने जाएगा बार बार, मतलब संपीड़न और विरलन कौन बनाने जाएगा। तो ऐसे हम बना देते हैं। ठीक ना। इसका मतलब होता है कंप्रेशन और मतलब संपीड़न, इसका विरलन मतलब होता है। तो दूरी बटा समय कैसे करेंगे, देखिए दो कंप्रेशनों के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं। अब किसी तरह दो कंप्रेशनों के बीच की दूरी पता चल गई है और उनके बीच कितना समय लग रहा है, उतने दूरी में चलने में लिए कितना समय लग रहा है, वही क्या होगा, वही होगा मतलब वो तब ध्यान सुनना, अगर इसके बीच की दूरी पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए समय पता चल जाए तो दूरी बटा समय कर देंगे। मान लीजिए दूरी लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा का मतलब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, क्या चीज, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य वो दूरी होती है जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है या फिर दो संपीड़नों के बीच की दूरी होती है, उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। इसे लैम्डा से दिखाते हैं। तो तरंग को यहाँ से यहाँ चलने में दूरी कितना लगा, लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक चलने में विस्तार, अरे समय कितना लगेगा, वो ध्यान सुनना। कण एक कंपन पूरा करेगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में। ध्यान सुनना, एक्चुअल में होगा क्या, जब ये तरंग आगे बढ़ जाएगी ना तो ये रस्सी एक बार ऐसे होगी, एक बार ऐसे हो जाएगी, तभी तो ये देखो एक्चुअल होगा। ये ऐसे होके जब ऐसे होगा, ये ऊपर होगा ना तो ये भी ऊपर हो जाएगा। मतलब तरंग को यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगेगा ना, उस समय में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मतलब एक चक्कर कर लेगा। और एक चक्कर करने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। मतलब तरंग दैर्ध्य दूरी हो गई और समय क्या हो गया, आवर्त काल हो गया। तो वेग क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दो क्या चीज, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय कितना होगा, कैपिटल टी होता है। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल टी। और देखो दूरी बटा समय, इसे क्या, अरे सॉरी ये लैम्डा लिख दें क्या, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। मतलब एक चक्कर में लगे समय को ही हम लोग टी कहते हैं, इसे आवर्तकाल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना। तो किसी ध्वनि का वेग बराबर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, फटाक दें, बहुत फास्ट। वीडियो को रोकिए, नोट करिए। हाँ ठीक है, वीडियो रोक लिए, ठीक है, शाबाश। देखिए ध्वनि का वेग बराबर कितना आ गया, ये आ गया लैम्डा अपॉन टी। अच्छा, हमको पीछे लेक्चर में पढ़े कि F बराबर होता है 1 अपॉन टी, होता है ना, ये 1 अपॉन टी पढ़ चुके हैं। तो ये V बराबर लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी कर सकते हैं। इसको बाद में छोड़िए, अभी देखिए लैम्डा अपॉन टी है तो लैम्डा को बाहर कर दो तो 1 बटा टी बनेगा कि नहीं, अरे लैम्डा गुणे 1 कर दो। देखो लैम्डा अपॉन टी लिखा है ना, तो ये गुणा 1 करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 5 को हम 5 गुणे 1 लिख दें, कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो 1 से गुणा कर दिया और 1 को अलग कर दिया, तो बस यही किया है। अच्छा, ये इसलिए किया है ना ताकि देखो 1 अपॉन टी की जगह F लिखने के लिए,
तो v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एफ। मतलब वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और गुणे आवृत्ति। समझो ना, ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी चीज देखो, देखो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति ये स्रोत पे डिपेंड करता है। स्रोत बोले तो बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाले की आवृत्ति क्या है, वो बोलने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो किस आवृत्ति की ध्वनि निकाल रहा है। स्रोत का मतलब बोलने वाला हो सकता है, लाउड स्पीकर है तो लाउड स्पीकर स्रोत हो जाएगा, डीजे तो डीजे स्रोत बन जाएगा। स्रोत मतलब सोर्स, किससे आवाज निकल रही है, ध्वनि किससे निकल रही है तो वही स्रोत होगा। आवृत्ति जो है ना स्रोत पे डिपेंड करता है, और जो वेग होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। माध्यम मतलब वायु है कि कुछ और है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग होता है। मतलब ये दोनों हम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये दोनों हम पर डिपेंड नहीं करता है। ये बचा, अब किसी इक्वेशन में अगर ये सोर्स पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो तरंग दैर्ध्य अब कांस्टेंट हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, परेशान नहीं होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ध्यान सुनना। हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो दो आदमी बोल रहे हैं तो दोनों की आवृत्ति अलग होगी, लेकिन अगर एक ही जगह खड़े होकर बोल रहे हैं तो उनके लिए ये वायुमंडल तो एक ही है ना, तो उनके लिए वेग सेम होगा। ध्यान सुनना, फिर से क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं जो वेग होता है ना, ये किसमें, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल पे डिपेंड करता है। ऐसे वायुमंडल मत लिखो, माध्यम लिख दो, माध्यम पर निर्भर करता है। और ये इसका वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है 346 मीटर प्रति सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब थोड़ा मतलब 22 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर इस माध्यम का। मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस है तो ध्वनि किस चाल से चलेगी, 346 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी। ये भी चाल कम नहीं होती, बहुत तेज होती है, लेकिन ये माध्यम पे निर्भर करता है। अगर 22 डिग्री सेल्सियस है तो चाहे हम बोले चाहे कोई बोले, किसी की आवाज़ तेज हो, किसी की आवाज़ धीमी हो, किसी की आवाज़ पतली हो मोटी हो, डजेंट मैटर, उसका सबका चाल कितना होगा, 346 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये जो वेग होता है ना वो फिक्स होगा, ये सिर्फ और सिर्फ माध्यम पर निर्भर करता है। आप कितना भी तेज चिल्ला लें, आपकी जो चलने की चाल है ना, मतलब चाल जो चल रही है, मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर कोई लड़का खड़ा है, 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 200 मीटर दूर कोई लड़का खड़ा है, तो आप चिल्लाए ना तो हो सकता है आपका आयाम ज़्यादा हो तो आपकी आवाज़ बहुत ऊंची होगी, तब वहाँ तक मतलब ज़्यादा ऊंची पहुँचेगी। कोई दूसरा बोलेगा उसकी आवाज़ कम होगी, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी आवाज़ पहले पहुँच जाए, इसकी आवाज़ बाद में पहुँचे। समझा रहा ना। अगर दोनों आप लोग 200 मीटर दूर कोई लड़का खड़ा है, आप बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, मतलब मेरा नाम है अश्वनी कुमार, एक लड़का है वो भी चिल्ला रहा है मेरा नाम है आकाश कुमार, तब दोनों लोग जब एक साथ चिल्लाएंगे ना तो उस 200 मीटर दूर खड़े लड़के को एक साथ सुनाएगा अश्वनी आकाश। ये नहीं कि पहले अश्वनी सुनाएगा, जो तेज चिल्लाएगा उसका पहले सुनाएगा, ऐसा नहीं। जिसकी आवाज तेज होगी ना उसको पहले पहुंचेगा, ये जरूरी नहीं है, वो तो माध्यम पर डिपेंड करेगा। ये जो बीच में हवा है दोनों के लिए तो एक ही है, तो चलेगा चाल तो ही ना। समझ रहा है ना क्या बोल रहे हैं ना। हाँ, तो ये समझ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज आवृत्ति हम पर डिपेंड करती है। हम अगर आवृत्ति को बहुत बढ़ा के बोले तो हमारी आवाज पतली हो जाएगी। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी बताया, जाके उसको देख के आओ, ठीक ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक ना, समझ में आ रहा ना। उसको देख के आओ। दूसरी चीज, हाँ, ये तरंग दैर्ध्य, देखो आवृत्ति अगर फिक्स हो गई और वेग फिक्स हो गया, तरंग दैर्ध्य फिक्स हो जाएगा। मतलब जिसकी, ध्यान सुनना है, ऐसे भी सोचो, इसको नोट करो, पहले बताते हैं, नोट करो, नोट करो, हो गया, नोट करो वीडियो रोक के। हाँ ठीक है, इधर देखो क्या बोल रहे हैं, ये देखो, हाँ, ये v बराबर एफ लेमडा है ना, तो यहाँ से देखो लेमडा बराबर v अपॉन एफ हो जाएगा। ये f इधर आके भाग हो जाएगा, v अपॉन एफ बराबर लेमडा है, नहीं लेमडा बराबर v अपॉन एफ। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, ये f आवृत्ति है। अब ध्यान सुनना, मान लो दो लड़के हैं, माध्यम सेम है, माध्यम दोनों के लिए सेम है, तो एक लड़के की अगर आवृत्ति ज्यादा है, तो उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। देखो आवृत्ति ज्यादा का मतलब एफ ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम। क्यों? क्योंकि ये देखो ये भिन्न के हर है, अगर किसी भिन्न का हर का मान बढ़ाए, जैसे मान लो 5/8 है, इसको बढ़ा के 5/9 कर दें तो ये भिन्न कम हो गया और कम हो जाएगा। मतलब लेमडा v अपॉन एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो एफ हर है, हर का मान अगर बढ़ाएंगे तो ये इसका मान घट जाएगा। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। हाँ, पूरे भिन्न का मान घट जाएगा, और ये पूरा भिन्न तो इसके बराबर है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे ऐसे भी समझो इसको, हम देखो चित्र से समझा सकते हैं। मान लो किसी की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो ये ऐसे कुछ रहेगा,
और किसी की आवृत्ति मान लो बहुत कम है तो वो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान सुनना है, इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत कम है। अच्छा इसमें तरंग दैर्ध्य निकालो तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसमें तरंग दैर्ध्य निकालो तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कौन बड़ा हुआ, ये कि ये, तो ये बड़ा हुआ, देखो ये बड़ा हुआ ना, यहाँ पे लेमडा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे लेमडा कम हुआ, समझ रहा ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, फ्रीक्वेंसी कम तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, ये फार्मूला से भी समझ सकते थे, ठीक ना। इसको नोट करो, नोट करो, हाँ ठीक है। देखो अब देखो दूसरी चीज, एक हमने क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो जिसकी ध्वनि मतलब 2000 हर्ट्ज है, 2 किलो हर्ट्ज की उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। एक ध्वनि है जिसकी आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य बोले तो लैम्डा वो कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ये समझा ना। दो चीज दिया, उसकी आवृत्ति दिया है, आवृत्ति को एफ से हमेशा लिखेंगे, और उसका तरंग दैर्ध्य दिया उसे लैम्डा से लिखेंगे। तो बोला है हम यहाँ से चिल्लाना शुरू कर रहे हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर दूर किसी लड़के तक आवाज को पहुंचाना है तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले देखो ये दूरी दे दिया है, समय निकालना है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा वेग, यही ना होता है एक्चुअल में। देखो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग, ऐसे हो जाएगा। अब देखो दूरी तो पता है 1.5 किलोमीटर, लेकिन वेग पता है क्या, नहीं। वेग पता करो, ध्वनि का वेग क्या होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है, ध्यान सुनना। एक लड़का है 1.5 किलोमीटर दूर, आवाज जाने में उसको कितना समय लगेगा अगर उसकी ध्वनि की आवृत्ति दे दिया है और तरंग दैर्ध्य दे दिया है, तो बस कुछ नहीं, देखो समय बराबर होगा दूरी बटे वेग, तो वेग ध्वनि का निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि दूरी तो पता है 1.5 किलोमीटर, वेग नहीं पता तो वेग निकालो। वेग बराबर होता है एफ लेमडा, अभी तो पीछे पढ़ा हमने, एफ की वैल्यू कितना है 2 किलो हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में बदलेंगे तो 2000 हर्ट्ज। अच्छा ये हर्ट्ज में क्यों बदलेंगे, क्योंकि हर्ट्ज एसआई यूनिट है बताया है, ये 35 सेंटीमीटर है तो इसे लिखेंगे 35/100 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ तो ये एफ की वैल्यू कितना है 2000 और लेमडा की वैल्यू कितना है 35/100, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 35 दूना के 70 यानी 700 मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग क्या आएगा 700 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा सोचो कि ध्वनि की चाल तो 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ पे 700 आ गया, तो हो सकता है उसका मीडियम कुछ और हो, ठीक ना, मतलब जरूरी नहीं कि वायुमंडल हो। अरे ये माध्यम हमारा जो मतलब ये एयर है उसका माध्यम कुछ और हो सकता है जिसकी वजह से वेग ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना। हो सकता है पानी के अंदर हो, पानी के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, पानी के अंदर बोलेंगे तो ध्वनि जाएगी भी कि नहीं, जाएगी, और एयर से तेज जाएगी, ठीक ना। याद रखना ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वेग होता है द्रव में, सबसे कम वेग होता है उसका हवा में, ठीक ना। ये लिख लो, ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा ठोस में, सबसे ज़्यादा होता है इसमें। इसको नोट करो इसको, हाँ। अब देखो इसमें दूरी कितना दिया 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का मतलब 1500 मीटर, तो दूरी मतलब 1500 मीटर और वेग कितना दिया 700 अभी, तो ये 2 जीरो कट गया, ये इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड है, तो ये मीटर और बटा सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा और मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि 15/7 सेकंड आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर आवाज़ जाने में कितना समय लगेगा 15/7 सेकंड, लगभग 2 सेकंड के आसपास, 7 दूना के 14, 2.1 सेकंड के आसपास, ठीक है। तो ये रहा, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक मतलब मतलब अल्ट्रासाउंड ध्वनि क्या होता है, पराश्रव्य अपश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है वो हमने पीछे पढ़ा चुका है, ठीक ना। अब ध्यान सुनना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, सॉरी मतलब ध्वनि का परावर्तन। आपने प्रकाश का परावर्तन तो कक्षा 8 में पढ़ा ही होगा ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जैसे कोई शीशा है मान लो, तो प्रकाश कोई लाइट जब इधर से जलाएंगे ना, तो मान लो एक घर है तो घर में लाइट आ जाती है। आपने तो बहुत ही किया होगा, शीशा लेके मतलब उधर से सूरज जल रहा है और घर में किसी के चेहरे पर हम दिखाते हैं, तो सूरज ऐसे लाइट आती है, देखो ऐसे सूरज की लाइट आई ऐसे और फिर टकरा के ऐसे चली जाती है, ठीक है।
तो ये होता है ना, तो यहाँ पे ध्वनि का भी यही होता है। कोई अगर ऑब्स्टेकल मतलब कोई मतलब बहुत सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वस्तु सॉलिड वस्तु है, तो ध्वनि उस पर क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, मतलब टकराएगी, गिरेगी और फिर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे भी ध्वनि जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वही ध्वनि के परावर्तन का भी नियम है। क्या चीज़, पहला नियम ध्यान सुनना, इसको बहुत ज़रूरी नहीं है, तुम परेशान मत होना। पहली चीज़ तो ये जो मान लो ध्वनि आ रही है वो टकरा के इधर चली जाएगी, तो जो आने वाला कोड है वो जाने वाले कोड के बराबर होगा और तीनों एक तल में होंगे। परेशान होना जब हम, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस ये जानिए कि ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही होता है। इसमें ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे जब क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाएंगे, तब परावर्तन क्या होता है उसको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम ब्रॉड, ठीक ना। हाँ, उसके बाद सोनार क्या होता है। सोनार का मतलब होता है साउंड। ये देखिए SO का मतलब सोनार होता है। ये नेविगेशन, ये होता है एंड, और ये होता है रेंज। साउंड, नेविगेशन एंड रेंज, मतलब रेंज मतलब परिसर होता है, नेविगेशन मतलब पता करना एक तरह से, साउंड कितना मतलब नेविगेट करना एक तरह से, समझ आ रहा ना। जैसे देखो ये ना क्या होता है, बड़े बड़े शिप में लगी रहती हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारी शिप है, यहाँ पे हमारा सोनार रहेगा। ये एक्चुअल में क्या करता है ना, ये एक अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं या फिर बहुत हाई इंटेंसिटी का साउंड जनरेट करता है। और ये साउंड क्या होता है कि अंदर जाएगा जल के अंदर, मान लीजिए वो जहाज है पानी में, ठीक ना, पानी के अंदर जाएगा, और जो हमने ध्वनि का परावर्तन होता है उसके नियम से, अगर कोई अर्थ का मतलब सतह, मान लो अर्थ का सतह नहीं, पानी के अंदर कितना गहरा तक है पानी, तो ये सोनार जो रहेगा यहाँ से एक ध्वनि निकाली जाएगी और ध्वनि जाएगी, इससे टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। और इसको जाने और आने में कितना समय लगेगा वो हम लोग पता चल जाएगा, नाप लेंगे घड़ी देख के कि इसको ध्वनि हमने फेंका और उसको टकरा के आने में कितना समय लगेगा, समय पता चल जाएगा। और ध्वनि का वेग पता कर लेंगे हम लोग, ध्वनि का वेग पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना गहरा है। मान लो ये D जितना गहरा है, कितना गहरा है, D गहरा है, तो इसको जाने और आने में मान लो T समय लगा, तो वेग क्या होगा, मतलब अगर, तो ये दूरी निकालना हमको, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। इसको दूरी मान लो D है, तो जाने और आने में कुल दूरी कितनी है, 2D। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि V इंटू टी। तो यहाँ से D बराबर क्या होगा, V इंटू टी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अपने ताली बजाता है, क्लैपिंग करता है, और वो लगभग कुछ ही दूर पर एक हिल है, चोटी है, पहाड़ की चोटी है, वहीं पर एक क्लैपिंग कर रहा है। तो इसने जैसे ही क्लैपिंग किया, इसकी क्लैपिंग की आवाज़ दोबारा इसे सुनाई देती है, यहाँ से टकरा के आने पर। ऐसा होता है ना, इसे ही हम लोग इको भी बोलते हैं, मतलब पराध्वनि एक तरह से। ध्यान सुनना, ये क्या होता है, जैसे ही क्लैपिंग किया ये ध्वनि टकराई और वापस आई, और इसको जाने और आने में कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। और ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो पूछ रहा है कि कितनी दूरी होगी। फिर से सवाल, फिर से सुनना। बोल रहा है कि एक दीवार है, सॉरी चोटी है, हमने यहाँ से आवाज़ निकाला। अब यहाँ से हमने आवाज़ निकाला तो ये आवाज़ हमको दोबारा सुनाई दे रही है 5 सेकंड बाद, और हमारी जो आवाज़ की चलने की चाल है 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये हमारे बोलने और चोटी के बीच की दूरी बताइए, यही सवाल है। करते हैं इसको, ठीक ना। देखो कैसे करेंगे। मान लो इसके बीच की दूरी x है, ठीक है, तो इसको जाने और आने में कुल समय लग रहा है 5 सेकंड। तो जाने और आने में कुल दूरी कितना होगी, 2x नहीं होगी, x ये, फिर आने में भी x और x मिलके 2x हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ समझे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि v इंटू टी। तो v की वैल्यू कितना है, 346 इंटू 5, 5 6 के 30, 5 चौके 20, 3 23,
2 5 3 15 2 17, यानी कि 2x बराबर, मतलब इसकी दोगुना दूरी आई 1730, तो x बराबर कितना होगा 1730 बटा का 2, तो 2 आठे 2 छके 2 पचे, यानी कि x बराबर कितना आ गया 865 मीटर। मतलब वो चोटी इससे कितना दूर थी 865 मीटर दूर थी, ठीक है ना। हाँ अच्छा ठीक है। एक और है कि अल्ट्रासाउंड मतलब पराध्वनि का उपयोग क्या होता है, इसको नोट करिए, आगे बताएं। ठीक है, देखिए पराध्वनि का क्या उपयोग होता है उसको पढ़ते हैं। पराध्वनि के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या होता है, जैसे नहीं होता है अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, सोनोग्राफी भी बोलते हैं गांव में, सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी एक ही चीज़ होता है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। देखो अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है किसी अल्ट्रासाउंड का ये यूज करके आपके पेट में कोई समस्या तो नहीं है, वही पता करते तो हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, समझ रहा ना। वो अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग वो भी है। जैसे आपके पेट में कुछ है तो अल्ट्रासाउंड का मतलब एक ध्वनि, एक साउंड आपके पेट के अंदर भेजेंगे, ठीक ना। मान लीजिए ये आपका मशीन, मान लीजिए आपका पेट है, ठीक है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टोन है, ठीक ना, स्टोन समझते हैं ना, पत्थर ही बोलते हैं गाँव की भाषा में, पत्थर है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ से साउंड इसमें भेजा, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से हमने साउंड भेजा बहुत ढेर सारी, तो ध्यान सुनना, जो पराध्वनि है अगर ये पत्थर रास्ते में मिला तो इससे टकरा के वापस आएगी, तो इसको आने में कम समय लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि आपके पेट में कोई है, और इसी का इमेज बनाता है यहाँ पे एक मशीन में, ठीक है ना। पराध्वनि का ये एक इमेज बनाता है जिससे पता चलता है कि कुछ अंदर है कि नहीं देखने से, मतलब उसी का ध्वनि का परछाई एक तरह से बनता है, इमेज बनता है, ठीक ना। ठीक है, इसको रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, यहीं पर हम अपना क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर को ओवर करते हैं। हमने किसी चैप्टर का भी न्यूमेरिकल नहीं किया है बहुत ज़्यादा, तो न्यूमेरिकल तभी करेंगे जब आप कुछ बोलेंगे, ठीक ना। अभी थोड़ी हम आपको टाइम दे रहे हैं, खूब पढ़िए, और ठीक है, बस धन्यवाद, पढ़ते रहिए खूब, टाटा बाय बाय।